इस मंच से संवाद के सिलसिले की शुरुआत मध्य प्रदेश के चेहरे से करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। जोरदार तालियां हो जाए जरा, आइए। पहले तो आपने हमारे लिए समय निकाला, इतनी व्यस्तता है, चुनाव चल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। आपका भी मध्य प्रदेश में इस शो करने के लिए मैं अभिनंदन भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। कम से कम भोपाल को वो केंद्र बनाया है। हमेशा दिल्ली तो होता ही रहता है, लेकिन TV9 का मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत आभार। मैं चाहूंगा जरा जोरदार तालियां हो जाएं। हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं। मैं मोहन जी से बातचीत शुरू करूं इससे पहले उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूं। मोहन जी ने छात्र जीवन में BSc किया, फिर LLB किया, फिर MA किया, फिर भी मन नहीं भरा तो MBA की डिग्री ली, और यहां भी संतोष नहीं हुआ तो फिर PhD भी कर डाली। डॉक्टर साहब, लिस्ट खत्म हो चुकी है या अभी भी कुछ बाकी है? देखो, अध्ययन का तो हर एक व्यक्ति के अपने मन में, जिसकी जहाँ तक पढ़ने की इच्छा सदैव पढ़ना ही चाहिए। दुर्भाग्य से डिग्री को केवल अपनी आजीविका से जोड़ करके चलना ये गलत है, इसलिए मैं सदैव इस बात पे ध्यान देता हूँ। आज भी मैं अपने स्वाध्याय का समय मिलता है जरूर करता हूँ। ये डिग्री तो अब मैंने लेना बंद कर दी, लेकिन पढ़ने का स्वभाव शुरू से ही। मोहन जी, इस वक्त कोई छात्र अगर इतनी पढ़ाई कर ले तो वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करता है, CEO बनता है या देश विदेश में सेटल होता है। आप तो सीधे मुख्यमंत्री बन गए। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा दुरुस्त करना पड़ेगा। मैं सीधे नहीं बना हूँ। मैं करीब कई विभागों से निकलते काम करते आया। मैं दूरसंचार सलाहकार समिति के माध्यम से, फिर वेस्टर्न रेलवे बोर्ड मेंबर रहा हूँ, फिर उज्जैन विकास प्राधिकरण का 8 साल अध्यक्ष रहा, राज्य मंत्री का दर्जा था। बाद में मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा 4 साल, उसके कैबिनेट का दर्जा था। फिर विधायक रहा हूँ, फिर शिक्षा मंत्री रहा हूँ, अब जाके मुख्यमंत्री बना। विधायक दल की जब बैठक हुई, उसका जो फोटो सेशन था, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब नहीं, फिर भी मैं आपसे एक चीज पूछूंगा। अब मैं इसमें इसलिए नहीं कहता नहीं, लेकिन मैं उसमें एक चीज पूछूंगा। हमारा 5वां महीना चल रहा है। हाँ, ठीक है। अब बेहतर ये होगा कि 4 माह पुरानी बात के बजाय 4 माह में हमारी सरकार ने जो काम किया, ठीक है, इस पे संवाद करे तो अच्छा रहे। तो मुझे एक बात बताइए, अभी पहले फेज का चुनाव हुआ है, क्या पल्स आ रही है, क्या लग रहा है आपको? कितनी सीटें ओवरऑल मध्य प्रदेश में, कितनी सीटें, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये आपने अच्छा मौजू प्रश्न किया है और इनमें 100% गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि ये मान के चलो कि जब हमारी 2014 की रिजल्ट आए थे, उसमें 2 सीट हमारी बकी थी, एक गुना और एक शिवपुरी। 2019 में हम गुना भी जीते और अब माननीय सिंधिया जी तो हमारे साथ ही है, केवल छिंदवाड़ा बची थी। और मैं अभी छिंदवाड़ा का पहले राउंड में ये चुनाव हो चुका है, और जिस ढंग की वहाँ छिंदवाड़ा की जनता की पल्स आ रही है, निश्चित रूप से छिंदवाड़ा भाजपा की हो चुकी है, अब कुछ बचा नहीं है। बाकी तो पूरा प्रदेश भाजपा में पहले से ही है। तो यहाँ हमारी जड़ें काफ़ी गहरी है। जनसंख्या जमाने से मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रति बहुत प्रेम है जनता का, और 20 साल से लगभग, ये 1.25 साल छोड़ दो तो 20 साल से हमारी सरकार रही है। तो यहाँ कोई किसी की, और वर्तमान तो मोदी जी का 2 टेन्योर इतना जबरदस्त निकला है, तो जनता बिल्कुल मोदी के अलावा कुछ सुनना नहीं चाहती, भाजपा के अलावा कुछ और जानती भी नहीं। आप कह रहे हैं कि उनका टेन्योर जबरदस्त निकला है, और कई जगह बात भी की चल रही है कि ये एक हिस्टोरिक विन हो सकती है, बहुत सारी बातें ऐसी चल रही हैं। लेकिन एक बात बताइए, जो पहले फेज में वोटिंग हुई वो 2019 की तुलना में कम हुई है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या देश हो। आप अगर उसका थोड़ा बारीकी से विश्लेषण करेंगे तो आपको ध्यान देगा। जैसे उदाहरण के मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहाँ सीधी हमारा तुलनात्मक रूप से सबसे ज़्यादा कम की बात आती है, तो बिहार में तो 49 के भी नीचे गए हैं। ये जो खास करके वर्तमान में फसल कटाई का समय चल रहा है, शादियों का समय बहुत है, और पहले हम ये पूरे बेल्ट में मई में चुनाव करा रहे थे, गए
19 में। अभी अप्रैल के भी हमें पहले से दूसरे सप्ताह में चुनाव करा लेते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसका जो असर पड़ता है वो ही कारण रहा है। और फिर ये बात भी सही कि अब चुनाव आयोग आगे पीछे विचार करेगा कि अगर दूर दूर से वोटर अगर रहता है तो आप भी किसी पार्टी को वाहन नहीं लगाने देते हो, आपके पास कोई वाहन खुद लगाते नहीं हो, तो आखिर मतदाता अपने मतदान केंद्र तक आने में जो उसकी कठिनाई है उसके बारे में कोई ना कोई तो विचार आगे पीछे आज नहीं तो कल हमको विचार करना पड़ेगा कि कोई प्रबंधन करो जिससे वो अपने मतदान केंद्र तक आ जाए। क्योंकि चुनाव आयोग की भी इच्छा, हम सबकी भी इच्छा रहती है कि मतदान अधिकतम हो जाए, लेकिन अधिकतम होने में जो दूरी वाला पार्ट है, जैसे जहाँ आदिवासी अंचल है, बहुत दूर दूर गांव है, बहुत दूर दूर मतदान केंद्र है, ऐसे कुछ कारण है जिन पे विचार करना चाहिए। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जो वोटर नहीं निकला है वो बीजेपी का वोटर है, वो ओवर कॉन्फिडेंट है, उसको लग रहा है कि अब तो 400 पार है, क्या वोट करना, और जो निकला है वो विपक्ष का वोटर है। अब उल्टा मैं बता दूं जरा आपको, अगर आपने एक सीधी की बता देता हूं। सीधी में एवरेज हमारा 15% से कम वाला है, लेकिन जो सीट विधानसभा हमारी नहीं है, जैसे चुरट, ये कांग्रेस की सीट है, लेकिन यहाँ 20% वोट कम डला है, इसको क्या बोलोगे? इसका मतलब कि कांग्रेस ने अपनी चुनाव के पहले हार मान ली, वो अपने सारे मैकेनिज्म में उनने मान लिया कि यहाँ मोदी आ रहे हैं और भाजपा जीत रही है, इसलिए वो बाकी जगह हम 12, 14, 10, 9, 8% डाउन गए। लेकिन अगर 8 विधानसभा लोकसभा में नहीं, लेकिन अगर आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार कार्यकर्ता तो वहां से यहां स्विच कर गए हैं, लेकिन वोटर नहीं स्विच कर पाया क्या? मैंने इसीलिए तो बोला कि अब आपकी उनकी भाषा में, कांग्रेस की भाषा में जवाब दे रहा हूँ कि अगर वो इस ढंग से बताते हैं तो क्या कारण है कि हमारी सीधी की चुरहट विधानसभा हमारे हाथ में नहीं, वहाँ 20% कम वोट डला, लेकिन जहाँ बीजेपी जीती वहाँ 14, 15, 12, 9 जीता है, तो कांग्रेस अपने चुनाव को पहले हार गई, इसका मतलब ये तो दिख रहा सामने। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि इसकी चर्चा काफी है कि बीजेपी को 3-4 सीटों पे बड़ी चुनौती मिलेगी, जिसमें जिक्र किया जा रहा है मांडला हो गया, राजगढ़ हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, यहां पर बीजेपी को बड़ी चुनौती है। ये बड़ा वर्तमान का दौर ऐसा हो रहा है, जैसे मैं इसमें बड़ी सहानुभूति भी है मेरी विपक्षी पार्टियों से, जब वो बात कहते हैं कि हम चुनौती दे रहे हैं, लेकिन चुनौती देने में उनके मुंह से एक बार भी नहीं निकलता कि हम 29 में से 29 सीट जीत रहे हैं। बीजेपी डंके की चोट कह रहे हैं 29 में से 29 जीत रहे हैं, 400 हम जीत रहे हैं। बोले ना राहुल गांधी 400 जीत रहे हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे वो? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं, वो 400 पे लड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो कहाँ से सीट जीतेंगे? 29 में वो 29 नहीं लड़ पा रहे हैं। यहाँ एक सीट उन्हें जबरदस्ती समाजवादी पार्टी को दी, आज तक कभी नहीं दी। तो जो चुनाव के पहले आप सरेंडर हो रहे हो तो कहाँ से जीतोगे आप? कोई सीट पे चुनौती नहीं। लेकिन वो अपनी भले ही ना बता रहे हो, लेकिन राहुल गांधी पहले बोलते हैं 150 जीतेगी एनडीए, फिर बोलते हैं 180 जीतेगी। मैंने क्या बोला? 400 बोले ना, बताए उनका, चलो पूरा घमंडिया गठबंधन बता दे कहाँ जीत रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं वो? उनके पास कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि समाजवादी पार्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि खजुराहो सीट उनने दी, और खजुराहो सीट उनने क्या दी, पीठ पीछे से मुझे आज ही समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला है कि अखिलेश यादव जानकारी निकाल रहे हैं कि कांग्रेस ने मिल करके उनके साथ उनका कैंडिडेट टर्न करा दिया। तो ये संदेश क्या जा रहा है? इसका मतलब है ना उनके साथी पे भरोसा है, ना उनको खुद पे अपने पे भरोसा है, ना उनके अपने पूरे इस वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में तो कभी 400 क्यों बोल रहे हैं, इनका मतलब है कि इनने कब्जा कर लिया या ईवीएम खराब है। एक प्रत्याशी राजगढ़ वाले उनके बोल रहे थे मैं 400 उम्मीदवार खड़े करूँगा। ये नाच न जाना आंगन टेढ़ा वाली बातें हैं जिनमें खुद में दम नहीं होता, ये घटनाएं लाती। लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि एक नारा उन्होंने दिया है कि साउथ में साफ और नॉर्थ में हाथ। उनका नारा सुन कौन रहा है? खुद ही लगा ले, खुद ही सुना ले, वो तो कोई पूरा प्रदेश देश तो सुन नहीं रहा, उनका पता ही नहीं चल रहा कहाँ है वो। आप लोगों ने भी आकलन किया होगा, 400 का आंकड़ा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहाँ गेन्स कर रहे हैं? नॉर्थ इंडिया का भी क्या होगा, साउथ का भी क्या होगा? आप अंदाज इसको दूसरे ढंग से लगा ले कि हमारी जो जहाँ भी हमारी पुरानी 2 बार से लगातार सीटें हम अपनी बचा के चल रहे हैं और हर बार बढ़ती जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से जो जो और बेल्ट बचे हैं उसी में हमको लगातार चांस मिल रहा है। आप तेलंगाना की बात कर ले, आप आंध्र की बात कर ले, हमारे पास जो संभावना नॉर्थ ईस्ट जो हमारा एक तरह से पुरानी स्थिति से और अच्छी स्थिति में जा रहा है। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे समय भाजपा के पक्ष में
और अनुकूल। तो आप ये कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ में आपका आंकड़ा बढ़ेगा। हाँ, पुराना हमारा बचेगा और बाकी बढ़ेगा। पुराना बचेगा नॉर्थ में और आगे बढ़ेगा। पुराना तो अपना बना ही है, उसके बाद और बढ़ता जाएगा।